शब्द जो होते हैं वर्णों अक्षरों द्वारा बने सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। यानी जिसका ऐसा समूह वर्णों या अक्षरों से निर्मित जो सार्थक अर्थ दे, यानी जिसका अर्थ हो, वह शब्द कहते हैं। जैसे मैं देखूं यहाँ पे कमल, कमल का एक शाब्दिक अर्थ होता है जो वर्णों या अक्षरों से निर्मित है, इसे ही हम शब्द कहेंगे। ऐसे ही गगन देखा जाए तो गगन का भी शाब्दिक अर्थ होता है, आकाश देखा जाए आकाश का भी शाब्दिक अर्थ होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं होगा ऐसा समूह शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे कमल को मैं लिख दूं मलक, इसका कोई शाब्दिक अर्थ है नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। यानी वर्णों या अक्षरों द्वारा बने सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। यह शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होते हैं। अब सार्थक सबसे छोटी भाषा की इकाई है, इसका मतलब इससे पहले जो होंगे उनकी कोई सार्थक इकाई नहीं होगी, सार्थक अर्थ नहीं होगा। जैसे वर्ड की बात करूँ मैं, वर्ड इससे पहले होता है ध्वनि, ध्वनि फिर वर्ड, उसके बाद में आता है अक्षर, उसके बाद में आता है शब्द, उसके बाद में आता है पद, फिर है वाक्य, फिर आता है अन्विति। हम बात करेंगे यहाँ पे ध्वनि की, वर्ड की, शब्द की और अक्षर की। जैसे देखेंगे ध्वनि जो होता है, यहाँ पे ध्वनि जो है यह मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो है ध्वनि। अगर लिखित पूछा जाए, लिखित पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। यानी अगर पूछा जाए सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, तो हम कहेंगे शब्द है। सबसे छोटी भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। उसके बाद में अगर कहें वाक्य को, तो वाक्य एक पूर्णतम इकाई होता है। वाक्य तो पूरा सेंटेंस बनाता है, तो यह पूर्णतम इकाई है, यह पूर्णतम इकाई है। अगर पूछे कि पद क्या होते हैं, तो सार्थक वर्णों का समूह होता है पद। पद क्या होता है? सार्थक वर्णों का समूह, यह तो पद है। ऐसे ही वर्णों या सब अक्षरों से बने सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसे हम शब्द कहते हैं। शब्द जो होते हैं स्वतंत्र इकाई होते हैं। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे वर्ड की। वर्ड क्या होते हैं? तो यह लिखित या मूल ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं, जो भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई है। जिसके खंड ना हो सके उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख। अक्षर क्या है? जिसका क्षर ना हो सके। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है अक्षर, यानी जिसका क्षर न हो उसे ही हम अक्षर कहते हैं। अक्षर में स्वर व व्यंजन का संयुक्त रूप होता है। जैसे क के साथ में अ का प्रयोग, ख के साथ में अ का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही इसे अक्षर कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वर्ड और अक्षर में अंतर क्या है। इसमें प्रश्न बनते हैं, कभी कभी पूछता है कि जैसे लिख देगा कि यहाँ पे अभी मैंने जैसे लिखा था, यहाँ पे लिख देगा गगन। गगन में वर्ड और अक्षरों की संख्या कितनी है, तो इसका विच्छेद करेंगे जैसे ही, तो ग के साथ में अ का प्रयोग हुआ है,
ग जमा अ, और फिर ग जमा अ और न जमा अ। यहाँ पे वर्णों और अक्षरों की संख्या पूछता है, तो हमें बताना है कि जो अक्षर होता है उसका अक्षर नहीं होता, यानी और वर्ण सबसे छोटी लिखित लघुत्तम इकाई है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाषा की? लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो सबसे छोटे अक्षर यही होंगे, तो इनसे छोटा नहीं किसी वर्ण को लिखा जा सकता है। तो यहाँ वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे वर्ण कितने हैं? वर्णों की संख्या कितनी है? 6। वर्ण 6 हैं और अक्षर, अभी मैंने बताया आपको तुरंत कि स्वर व व्यंजन का संयुक्त रूप ही अक्षर होते हैं, यानी ग प्लस ग और जमा न, यही मिलके गगन का निर्माण करते हैं। ऐसे ही इसका तो अक्षरों की इसमें संख्या कितनी है? 1 2 3। यहाँ पे अक्षर कितने हैं? 3। यहाँ पे देखो व्यंजन के साथ में स्वर मिलने के बाद में पूर्ण अक्षर बना है ग, और यहाँ पे व्यंजन के साथ में स्वर मिलने के बाद में पूर्ण व्यंजन बना है ग। यहाँ पे ऐसे ही अक्षर बन गया। न कैसे बना है? यहाँ पे न के साथ में अ मिलने के बाद में पूर्ण अक्षर बना है न। तो यहाँ पे अक्षरों की संख्या 3 है और वर्णों की संख्या 6 है। ऐसे ही आपको पता करना है, एग्जाम में कभी कभी दे देता है। अब देखेंगे पद। पद की बात करेंगे तो जो पद होते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं, यानी जो वाक्य के रूप में लिखा जाए उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे विमल पढ़ता है, यह क्या है? एक पद है। अब देखेंगे पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार शब्द के 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है और समुच्चय सूचक और विस्मयादि सूचक। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इस पूरे सेंटेंस में आपको कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 8 शब्दों का उल्लेख किया गया है। एक ही सेंटेंस में देखेंगे, अरे सूरज डूब गया और तुम अभी इसी गांव के पास फिर रहे हो। अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे एक विस्मयादि बोधक, विस्मयादि सूचक शब्द है। सूरज संज्ञा है, संज्ञा सूचक हुआ। डूब गया यहाँ पे क्रिया है, और में क्या है? संबंध है। और में संबंध, संबंध सूचक। तुम सर्वनाम है, सर्वनाम। अभी क्रिया विशेषण है। अभी क्या है? क्रिया विशेषण। इसी यहाँ पे क्या है? समुच्चय। सूचक। गांव के पास विशेषण हो गया। यहाँ पे फिर रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया। यहाँ पे हमने 8 सभी शब्दों की बात कर ली एक सेंटेंस में। अरे अब हम बात करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। जो शब्द हैं यह मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत या प्रकृति के आधार पर। चौथा है प्रयोग या रूप के आधार पर। यानी शब्दों का जो वर्गीकरण है 4 प्रकार से किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर,
जिसमें सार्थक निरर्थक की बात करेंगे हम। दूसरा है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हम रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ की बात करेंगे। और उत्पत्ति, स्रोत या प्रकृति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने किया, उसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज की बात करेंगे। और प्रयोग के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण विकारी और अविकारी शब्दों के आधार पर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से होता है। ध्यान रखना है, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, तो 2 आधारों पर होता है। ऐसे ही रचना के आधार पर पूछेगा तो 3 आधारों पर होता है। ऐसे ही उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 4 आधारों पर होता है। ऐसे ही प्रयोग या रूप के आधार पर पूछेगा तो 2 आधारों पर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो सार्थक है, एक निरर्थक है। जैसे मैं बात कर चुका हूँ, सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं हो, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आवारा, आज़ाद आदि क्या हैं? सार्थक शब्द हैं जिनका अर्थ होता है। ऐसा ही निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ हो न हो। जैसे इसी को हम बना दें वारा, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और जाद, जैसे जाद, इनका कोई अर्थ नहीं हो, वह निरर्थक शब्द होते हैं। ऐसा हमने अर्थ के आधार पर देख लिया शब्दों का। 2 आधारों पर 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? सार्थक है, निरर्थक है। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से हैं? रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। रूढ़ शब्द जो होते हैं, यह शब्दों का ऐसा समूह जिसका खंडन न हो सके और खंडन करने पर इसके खंड का कोई सार्थक खंड न हो, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कम, इसका अगर खंड करेंगे तो कोई सार्थक खंड का अर्थ नहीं होगा। जैसे क को म को अलग कर दूँ तो कोई इसका अर्थ है? नहीं है, यह एक अक्षर बन जाएगा अलग अलग। तो यहाँ पे अब देखेंगे, जैसे ही आज को देख लो, आज का कोई खंड का अर्थ है? आज, आ को अलग कर दो, जा को अलग कर दो तो कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करें यौगिक शब्दों की, तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है जिसके खंडों का सार्थक अर्थ हो, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं देखूं विद्यालय, यानी विद्यालय, विद्यालय का अगर हम खंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा विद्या जमा आलय, यानी आलय का अर्थ होता है घर, विद्या का अर्थ होता है विद्या, यानी विद्या का आलय, विद्या का घर, इसे कहते हैं विद्यालय। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों का संयोग होगा और इसमें सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करें, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखें चक्रपाणी, चक्रपाणी, तो ऐसे 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग, जैसे चक्रपाणी। यहाँ पे चक्र को धारण करने वाले कौन हैं? तो विष्णु, प्रभु विष्णु की ओर संकेत कर रहा है। सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करे, ऐसे शब्द ही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
ऐसे इसमें देखेंगे हम दशानन, दशानन यानी 10 जमा आनन। इसका अर्थ हो गया 10 का मतलब 10, आनन का मतलब सर। तो 10 सरों वाला कौन है? रावण है। यह ऐसे ही विशिष्ट अर्थ का, विशिष्ट शब्द की ओर संकेत करे, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नोट में देखेंगे, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्युत्पत्ति या, इसे मैंने बताया था, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के थे, परंतु पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़ है, एक यौगिक है। इन्हें ही पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार माना गया है। उत्पत्ति या स्रोत या प्रकृति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हम बात करेंगे सबसे पहले तत्सम की। तो तत्सम को देखेंगे, तत्सम में संस्कृत के समान शब्द होते हैं, यानी संस्कृत से लिए हुए ही वही शब्द समान जो आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग आज भी किया जा रहा है, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऐसे शब्द जिनका ज्यों का त्यों उपयोग हो रहा है, ऐसे शब्द ही तत्सम कहलाते हैं। जैसे अच्छी, अच्छी किसका तत्सम है? तो आँख का अच्छी है। इच्छु, इच्छु किसका है? ये तत्सम है ईख का। यानी जो संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, वह तत्सम कहलाते हैं। ऐसे अन्य शब्दों की बात करें तो अश्रु, अश्रु आँख का है। आगे देखेंगे, आंसू का आंसू का अश्रु हो गया, और आँख का अच्छे हो गया, और ईख का इच्छु हो गया। आगे देखते हैं तत्सम। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत जमा प्राकृत से विकृति के रूप में उत्पत्ति हुई है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आखेट, आखेट, आखेट किसका तत्सम है? अहेर संस्कृत शब्द, अहेर, अहेर क्या है? तत्सम है। अहेर आखेट का क्या है? तद्भव है। आखेट तत्सम है। आखेट संस्कृत शब्द है, उसका तद्भव क्या है? अहेर है। क्या है? अहेर है। जैसे अपना, अपना क्या है? तद्भव है। अहेर, अपना, ये तद्भव शब्द हैं। आगे देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो बोलचाल में देश से ही उत्पन्न हुए हों, जिन पगड़ी देशज शब्द है। खिड़की देशज शब्द है। खचाखच, किलकित, ये क्या हैं? देशज शब्द हैं। किलकित, ये देशज शब्द हैं जिनका जन्म देश में जन्म लिया हो, ऐसे शब्द क्या हैं? देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भारत में विदेशी औपनिवेशिक या विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत में शासन किया गया, उसके अनुसार यहाँ पर विभिन्न भाषाओं का भी समायोजन हिंदी में हुआ, जिनके शब्दों का प्रयोग धीरे धीरे हिंदी के साथ किया जाने लगा। जैसे अंग्रेजी शब्द हैं, कुछ क्या हैं? अंग्रेजी शब्द हैं
कुछ शब्द अरबी हैं जो हिंदी में प्रयोग होने लगे, कुछ शब्द फारसी हैं और कुछ शब्द पुर्तगाली हैं। ऐसे ही अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। अंग्रेजी में जैसे आपको पता होगा कि ऐसे शब्दों में डॉक्टर, ऑफिसर ऐसे होते हैं। अरबी में जैसे इत्र है, तमाशा है, ये शब्द क्या हैं? अरबी हैं। और फारसी में अफसोस, अफसोस शब्द क्या है? फारसी है। और आगे देखें जैसे पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, तो पुर्तगाली शब्दों में आता है आपका तौलिया है, बिस्कुट है, बाल्टी है, आदमी है, गलीचा है, आमदनी है। तो ऐसे शब्द क्या हैं? पुर्तगाली शब्द है। तुर्की शब्दों की बात करें तो कैंची है, तोप है, बारूद है, बेगम है, कुली है, चेचक है। उर्दू जो भाषा है वह भी क्या है? तुर्की शब्द है। ऐसे ही आप देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर शब्दों का प्रयोग या रूपों के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो दो आधारों पर होता है प्रयोग या रूप के आधार पर। दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? विकारी है और एक अविकारी है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। यहाँ लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जो विकारी शब्द हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न अगर पूछे प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? विकारी है, अविकारी है। अगर पूछे विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्या इसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है? तो हाँ जी बिल्कुल, इसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अविकारी शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, और विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है। ये सभी क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 आधारों पर होता है। एक तो है अभिधा, एक लक्षणा, एक व्यंजना। अभिधा शब्द कौन कौन से हैं? तो जिस शब्द शक्ति में उसका परंपरागत अर्थ सरलता से समझ में आए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसे वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ भी कहते हैं। यानी मोर नाचता है, यहाँ पे किसी विशिष्ट और किसी अलग शब्द का अर्थ नहीं होगा। यहाँ स्वयं प्राकृतिक या परंपरागत अर्थ सरलता से समझ में आएगा। जैसे मोर नाचता है तो कौन? मोर ही नाचता है, तो किसी अलग बात नहीं कर रहा है, खुद मोर की बात कर रहा है। और मोर नाचता है। ऐसे ही सिंह जंगल में रहता है तो शेर जंगल में ही रहता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक परंपरागत बात है, इसको हम अभिधा कहेंगे। आगे देखते हैं लक्षणा। तो लक्षणा जिस शब्द शक्ति में मुख्यार्थ का बोध न हो उसे उस शब्द के अर्थ का बोध हो। जैसे मुख्य अर्थ का, जैसे मैंने अभी बात की थी, यहाँ पे क्या था? मुख्य, प्रमुख, प्राकृतिक, वाच्यार्थ, खुद का परंपरागत अर्थ हो, वह क्या है? अभिधा है। परंतु यहाँ पर नहीं हो उसे क्या कहेंगे? लक्षणा कहेंगे। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, यानी सिंह जो शब्द है महाराणा प्रताप के लिए प्रयोग हो रहा है। देखो महाराणा प्रताप कोई मतलब सिंह तो है नहीं, शेर तो है नहीं, क्योंकि परंतु उनकी बहादुरी के अनुसार उनको सिंह के रूप में संबोधित किया जा रहा है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। मेवाड़ के वो तो राजा थे, मगर सिंह से संबोधित किया जा रहा है। ऐसे शब्द जब प्रयोग होते हैं, मुख्य अर्थ का बोध न हो, उस शब्द शक्ति के अर्थ का बोध हो, तो वह क्या है? लक्षणा कहलाता है। जैसे व्यंजना की बात करें, जब वाच्यार्थ या लक्षणार्थ, यानी मतलब इसमें लक्षणा और अभिधा से भिन्न अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे? कि व्यंजना कहेंगे। जैसे गंगा में गाँव है, गंगा में गाँव है, ऐसे शब्द क्या हैं? व्यंजना हैं। अब संकर शब्द की बात करें तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही संकर शब्द कहलाता है। इसमें 2 भाषाओं का मेल होगा, उसे ही हम संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। इन दोनों से बना हुआ शब्द कौन सा है? रेलगाड़ी है। तो ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। बम वर्षा,
बम डच शब्द है और वर्षा हिंदी शब्द है। बम डच शब्द है और वर्षा हिंदी शब्द है। ऐसे शब्द क्या हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे उपसर्ग की। उपसर्ग को देखेंगे तो उपसर्ग क्या होते हैं? यह उप जमा सर्ग से बना हुआ शब्द ही उपसर्ग है। यानी उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ सृष्टि करना। प्रश्न पूछा जाता है उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है? समीप है। सर्ग का अर्थ क्या है? सृष्टि करना। अब उपसर्ग होते कौन से हैं? तो जो शब्दांश या शब्दों के शुरू में जुड़कर, कहाँ पे? शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या विशिष्ट परिवर्तन करें, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के उपसर्गों की संख्या कुल कितनी है? 10 है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए कि हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 10 है। संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या 22 है। कितनी है? 22 है। अब देखेंगे प्रत्यय। आगे देखेंगे प्रत्यय। प्रति जमा अय का योग है प्रत्यय। इसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, यानी साथ में पर बाद में, अयमी से चलने वाला। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रति का अर्थ क्या है? साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। यहाँ पे ऐसा शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़ने पर अर्थ परिवर्तित कर दे। यहाँ पे मूल शब्द के आसपास ही यह रहता है। प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़े और उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, परंतु जो मूल शब्द होता है उसके आसपास ही यह शब्द रहता है प्रत्यय। परंतु उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और उसका शब्द परिवर्तित करके किसी अलग शब्द को संकेत करता है। यहाँ पे मूल शब्द के आसपास ही रहता है ये। जैसे अविकारी शब्द, यह कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। विकारी नहीं, अविकारी शब्द होता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। इसमें कृत प्रत्यय में क्रिया या धातु के अंत में मेल से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसे क्रिया के धातु के रूप के साथ लगाकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण किया जाता है। कौन कौन से हैं? क्रियार्थक है। क्रियार्थक कृत प्रत्यय, कृत कर्तवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और कर्मवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय। ये क्या हैं? कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। तदित प्रत्यय, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में मेल से बने शब्द तदितांत प्रत्यय कहलाते हैं। इसको देखेंगे कि इसके कौन कौन से हैं? कर्तवाचक तदितांत प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, ऊनवाचक तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, गुणवाचक गुण की बात करेगा, स्थानवाचक स्थान की बात करेगा, और अपत्यवाचक अपत्य की बात करेगा, अव्ययवाचक अव्यय की बात करेगा। यहाँ पे यह प्रत्यय के भेद हैं। आगे देखते हैं। आगे जो मैंने आपको बताया था देशज विदेशज बताए थे, उसमें विदेशज शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए प्रमुख शब्द हैं, जो आप पढ़ेंगे। इसको देख लेंगे एक बार, वीडियो को रोक के ध्यान से पढ़ लेंगे। तो उसमें देखेंगे अंग्रेजी शब्द कौन से? कॉलेज है, पेंसिल है, रेडियो है, टेलीविज़न है, डॉक्टर है, लेटर बॉक्स है, पेन, टिकट, मशीन, ऐसे ही सभी को आप देख लेंगे। फारसी शब्दों को, अरबी शब्दों को और तुर्की शब्दों को। सबसे ज़्यादा पुर्तगाली शब्द पूछे जाते हैं, जिसमें आप देख लेंगे आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तौलिया, फीता, साबुन, तम्बाकू, कमीज, ये आदि शब्द क्या हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। ऐसे ही आप फ्रांसीसी शब्दों को देख लेंगे, चीनी, यूनानी, जापानी, डच। बम क्या है? डच शब्द है। जैसे ही, और बम वर्षा क्या था? संकर शब्द था बम, अभी मैंने बताया था वर्षा। बम कौन सा था? डच हो गया, और वर्षा कौन सा था? हिंदी हो गया। ये कौन से शब्द है? हिंदी शब्द है। ऐसे ही हम देखेंगे प्रत्यय को। ये प्रत्यय आप देख लीजिएगा, प्रत्यय के बारे में। इसी तरह से आप उपसर्ग देख लिए, इसी तरह से आप प्रत्यय को देख लेंगे। ये प्रत्यय हैं, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा।